Hello students, so today we are going to discuss how to clear the CUET exam in 40 days. कैसे उसको हम क्लियर करेंगे एंड उसके लिए क्या हमें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, दैट इज समथिंग आई नीड टू टेल यू टुडे. ऑलराइट, सो देखो, जो आपका CUET एग्जाम है, सबसे पहले तो हमें उसका सिलेबस देखना पड़ेगा. देन वी नीड टू सी कि उस सिलेबस में कौन से टॉपिक्स की वेटेज ज़्यादा है. 40 डेज में अगर हमें क्लियर करना है, सो वी नीड टू हैव अ वेरी रियलिस्टिक अप्रोच. जिन एरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उनको हमें पढ़ना है, किस तरह से हमें मॉक्स देने हैं, हमारी क्या आपसे स्ट्रैटेजी होगी, उस चीज़ को हमें देखना है. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सिलेबस देखते हैं CUET का क्या सिलेबस है, एंड देन आई टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू मस्ट डू. 5 सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी प्लानिंग की स्ट्रैटेजी कैसे रहेगी, किस तरह से यू आर गोइंग टू गो अबाउट इट. ऑलराइट, तो अगर इफ़ यू टॉक ऑफ सिलेबस, there are 5 subjects: logical reasoning, maths, English, GK and computer aptitude. मैं आपको डिटेल सिलेबस जो CUET ने रिलीज करा है, NTA ने, वो भी मैं आपको शो करूंगी. तो ये आपका सिलेबस है. इसमें से आपको मैक्सिमम फोकस इन 3 एरियाज पे करना है. इन 3 एरियाज से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं: रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश. ओके, उसके बाद वी विल गो टूवर्ड्स GK एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर एप्टीट्यूड, उससे हार्डली क्वेश्चंस आते हैं. दो इस साल सिलेबस में है कि आपके 75 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, 4 मार्क्स ईच. टाइम है 105 मिनट्स. एंड क्योंकि कम टाइम में आपको इतने सारे क्वेश्चंस करने हैं, सो मैथ्स एंड रीजनिंग को कैसे टैकल करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, सो सबसे पहले तो आपको देखना है कि इन 3 एरियाज पे हमें फोकस करना है: रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश. GK अगर हम देखें तो ज़्यादातर आपका आता है स्टैटिक GK. करंट कम आता है फिलहाल, स्टैटिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटर एप्टीट्यूड से आपके हार्डली क्वेश्चंस आते हैं. सो अगर आप GK पे कितनी भी मेहनत करोगे, स्कोर बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं होता. पर अगर हम रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश पे फोकस करेंगे, हमारा स्कोर बहुत ज़्यादा शूट अप करेगा. तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ देखनी है कि मुझे इन 3 एरियाज पे फोकस करना है. कंप्यूटर्स पे भी हम कर सकते थे, बट क्योंकि उसकी वेटेज बहुत कम है, वो CUET ने तो कोई आपको डिमार्केशन नहीं दे रखी कि किससे कितने क्वेश्चन आएंगे. देयर इज नो डिमार्केशन. ओके, किसी से भी कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं. सो जो ट्रेंड है वो यही है कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड से हार्डली आपके क्वेश्चन आते हैं. इसलिए मैं इस पर फोकस करने के लिए आपको मना कर रही हूँ. और GK पे भी इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि GK इतना वास्ट है, आप 5 साल भी प्रिपेयर करोगे तब भी आप श्योर नहीं हो सकते कि GK आपने कितना कवर करा है. ठीक है, रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश ऐसे टॉपिक्स है जो हमारे हाथ में होते हैं. अगर आपने थोड़ी सी भी इन पे मेहनत करी, दे आर गोइंग टू रिवॉर्ड यू ग्रेटली. ऑलराइट, तो पहले तो आई होप आपको मेरा ये पॉइंट समझ आ गया होगा. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट वी नीड टू सी कि इनमें भी हम किन टॉपिक्स को पहले पढ़ेंगे, किन टॉपिक्स को बाद में पढ़ेंगे, एंड किन टॉपिक्स को हम छोड़ सकते हैं जिनसे क्वेश्चंस आने के चांसेस हार्डली हैं. ऑलराइट, सो लेट्स सी द सिलेबस नाउ. नाउ दिस इज द ऑफिशियल सिलेबस एंड ये जो 3 टॉपिक्स मैंने बताया, इनको आप साथ के साथ कवर करना. ठीक है, सो इफ वी स्टार्ट विद इंग्लिश, तो इंग्लिश में ग्रामर, एरर्स, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ये सब आपकी ग्रामर का पार्ट है. राइट, अगर आपको ग्रामर आती है तो आप इन सारे एरियाज को कर पाओगे. पर ग्रामर में इतने सारे टॉपिक्स होते हैं आपके: एक्टिव, पैसिव, वर्ब्स, नाउन्स, वे टू मैनी थिंग्स. तो उनमें भी आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा कि किनको आप पहले पढ़ो. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, सो आई वुड लाइक टू से, सबसे पहले आप पढ़ो prepositions, tenses, subject, verb, agreement, superfluous, active passive.
एक्टिव पैसिव एंड ठीक है, दीज आई वुड से ग्रामर में आपके जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो इनसे आते हैं। सो आई एम नॉट सेइंग कि बाकी टॉपिक्स आप पढ़ो ही मत, बट उनको पढ़ने से पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इनको पढ़ लो। प्रेपोजिशन, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सुपरफ्लूअस, एक्टिव पैसिव, इनसे आपके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। नाउन्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, इन सब से आपके क्वेश्चन रिलेटिवली फिर भी कम आते हैं। ठीक है, पहले तो आप इन टॉपिक्स को पढ़ना। देन अगर अब मैं बात करूँ आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सो इसके लिए आप कोई भी एक मटेरियल रेफर कर लो। जैसे अगर आप मानसरोवर के स्टूडेंट हो तो हमने आपको एक बुकलेट दी है। अगर आप बाहर जनरल कोई स्टूडेंट हो तो कोई भी एक मटेरियल को रेफर करो और उसको एक शेड्यूल से पढ़ो। आपका 40 डेज का टाइम है करने के लिए, तो 40 डेज में आपको अपना डेली का शेड्यूल बनाना है कि डेली मैंने 20 वर्ड मीनिंग्स करने, 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड 20 ईडियम्स। तो डेली इतना इतना एक लिख के करोगे कि डेली मेरे को इतना इतना पढ़ना है, तभी आप उसको कर पाओगे। रैंडमली कभी बुक उठाओगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये तो बहुत इजी होता है। अगर आपका पैसेज आता है, पैसेजेस यूजुअली आर आस्क्ड वेरी सिंपल, तो आई विल नॉट फोकस मच ऑन दैट। उसके लिए कोई अलग से प्रिपरेशन की नीड है भी नहीं। इसके लिए ज़रूरत होती है, एनीवन इसके लिए ज़रूरत होती है। जनरली हमें लगता है हमारी इंग्लिश अच्छी है, वी कैन टॉक वेल, तो हमें इंग्लिश की हेल्प की नीड नहीं है। इंग्लिश में वील स्कोर वेल, बट ऐसा नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इंग्लिश इज मच मोर डिफरेंट दैन व्हाट वी हैव इन आवर रेगुलर स्पोकन लैंग्वेज। ओके, सो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, पहले इन टॉपिक्स को पढ़ो एंड साथ में इसके लिए कोई भी एक मटेरियल को रेफर करो। एंड आई रिपीट, अगर आप यहाँ के स्टूडेंट हो तो आपको बुकलेट मिली होगी, मानसरोवर के स्टूडेंट हो तो, और अगर आप मानसरोवर के स्टूडेंट नहीं हो, आप जनरली ये वीडियो देख रहे हो, तो आई वुड से कोई भी एक मटेरियल को आप रेफर कर लो। ठीक है, तो मानसरोवर की बुकलेट में आपको ये सब कुछ दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, दिस इज अबाउट इंग्लिश। देन आई वुड वॉन्ट टू फर्स्ट टेल यू अबाउट मैथ्स, जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसमें आपको पहले जनरल एप्टीट्यूड दिया है, मतलब जनरल एप्टीट्यूड से इनका मतलब मैथ्स है, एंड देन रीजनिंग अलग से दिया हुआ है। ठीक है, सो अगर मैं आपको मैथ्स बताऊं तो देखो, मैथ्स एक ऐसा एरिया जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स थोड़ा सा वैसे ही भागते हैं मैथ्स से, तो इसमें जो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स दोनों से एक एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, तो आपको करना ही है। एवरेज very important, percentage, profit and loss, I'll come back on ratio and proportion, time and work, time and distance. Now these are very important, but ratio and proportion is also extremely important, and ratio proportion के अंदर ही आता है partnership, then इसी के अंदर आता है आपका प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, ये वाला टॉपिक, एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन दिया हुआ है। हाँ, इसी के अंदर आता है मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, सो ये जो 3 टॉपिक्स हैं, प्रॉब्लम ऑन एजेस, पार्टनरशिप एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये सब रेशियो प्रोपोर्शन का ही पार्ट है। सो सबसे पहले आपको यही करना है। अगर आपको पढ़ना है लिमिटेड, सो सबसे पहले आई वुड सजेस्ट आप पढ़ो रेशियो एंड प्रोपोर्शन इंक्लूडिंग दीज टॉपिक्स, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एवरेज। क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स दोनों से एक एक क्वेश्चन आया था, तो आपको ये भी करना ही पड़ेगा। एंड दीज 3 यू कैन अवॉइड, अगर आपके पास अब टाइम जैसे कम है, आप इनको अवॉइड कर सकते हो। एक्चुअली इसमें ये इंक्लूड हो गया। स्टॉक्स एंड शेयर्स, डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट, सेट्स एंड यूनियंस, आप इन 3 को अवॉइड कर दो, इन सब के क्वेश्चंस नहीं आए हैं। एंड थोड़े से टेक्निकल टॉपिक्स भी हैं, तो आई वुड नॉट सजेस्ट दैट यू शुड बी डूइंग दीज। ठीक है, यू कैन अवॉइड दीज 3 टॉपिक्स। सो सबसे पहले तो आपको मैंने बताया, आपने इन टॉपिक्स को करना जो मैंने मार्क कराए हैं, एंड उसके बाद इफ़ टाइम परमिट्स यू कैन डू द रिमेनिंग टॉपिक्स। बट एक मैं आपको ऑनेस्ट सजेशन दूंगी, व्हेन वी हैव लिमिटेड टाइम, जो हम पढ़ रहे हैं हमें उसी को अच्छे से पढ़ना चाहिए, रादर कि हम इतने से टाइम में बहुत कुछ पढ़ ले। ओके, सो अगर आप इन टॉपिक्स को कर लोगे, यू विल बी एट अ वेरी गुड स्टेज। बट अगर आप सोचोगे कि नहीं ये तो हो गया, अब थोड़ा सा ये भी पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा वो भी पढ़ लेता हूँ, तो उस चक्कर में जो हमने चीज़ पढ़ी होती है उसको हम अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाते।
एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू अल्टीमेटली हेल्प इन द एग्जाम में अगर हम रिटेन ही नहीं कर पा रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है. सो मेरा सजेशन है जो मैंने आपको मार्क करा है ना आप वो कर लो एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम. ऑलराइट, नेक्स्ट इफ़ वी सी लॉजिकल रीजनिंग. सो लॉजिकल रीजनिंग में आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रैंकिंग टेस्ट, number series, blood relation, coding decoding, direction and distance, and certain topics that are missing from the list. इनकी जो लिस्ट होती है एग्जॉस्टिव नहीं होती. आपका एक टॉपिक है सिलोजिज्म. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको करना ही है. एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. तो आपको जब लॉजिकल रीजनिंग करना है पहले आप इनको कवर करो. ये काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स वगैरह के टॉपिक्स ना सिमिलर ही होते हैं, एक बारी में आप कवर कर लोगे, बट दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, जस्ट कवर दीज 1 2 3 4 5 6 दीज 6 टॉपिक्स एंड पजल टेस्ट. पजल्स भी आप कवर कर लेना. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. ओके, ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड बाय विद दिस मैंने जो आपके 3 सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए. पहले आप उनको पढ़ो. एंड अगर हम बात करें जीके की, सो जीके में अगेन अगर आप मानसरोवर के स्टूडेंट हो तो जितना आपको क्लासेस में पढ़ाया गया है एंड उसी के साथ आपको जो यहाँ पे एक स्टैटिक जीके का जो मटेरियल मिला है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप उतना ही कर लो. इफ़ यू आर एन आउटसाइड स्टूडेंट तो आप कोई एक जनरल बुक से ज़्यादा आई वुड से कोई बैंक खरीद लो रिपीटेड क्वेश्चन जिसमें आए हुए हैं. क्योंकि 40 डेज में हम सोचें कि हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ पढ़ लें, नॉट पॉसिबल, नॉट इवन वर्थ इट. बट कॉमनली आज क्वेश्चंस का अगर बैंक्स आपको मार्केट में मिले तो आप वो ले लो. जैसे कि सपोज हर टॉपिक से रिलेटेड 200 क्वेश्चंस हैं, उन बैंक्स को आप कर लो. दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट. उसके अलावा आई वुड नॉट सजेस्ट जीके में आप कुछ करो. हाँ, अगर आप न्यूज़पेपर की आपको हैबिट है रीड करने की, वेरी गुड, उसको आप कंटिन्यू रखो. ठीक है. एंड कंप्यूटर्स के लिए भी कोई एक हैंडबुक ले लो, क्योंकि कंप्यूटर से हार्डली 2 क्वेश्चंस आने आपके. सो अ सिंपल हैंडबुक जिसमें कुछ आपको एमसीक्यूज दिए हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट एंड दैट इज इट दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट. ओके, सो मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज तो बता दिया कि कौन से आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से आपके टॉपिक्स कम इंपॉर्टेंट है. आप उस चीज़ पे ज़रूर फोकस करना. एंड लेट्स कम बैक टू दिस वेयर आई वाज टेलिंग यू दिस इज योर सिलेबस. These are the 3 areas which are important in the exam that you need to cover. अब इसके बाद CUET क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मैथ्स एंड रीजनिंग बेस्ड है, सो टाइम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर. सो आते जाते चीज़ों को टाइम के अंदर कर पाना इज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्टेप नाउ. अगर हम सोचें हम बस पढ़ते जाएंगे एंड एग्जाम में हमारा क्लियर हो जाएगा तो नहीं होगा. बट अगर आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ मॉक टेस्ट भी रेगुलरली दोगे, देन नथिंग लाइक इट. मॉक टेस्ट आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नाउ. अगर आज से 2 साल पहले आप ड्यू का पेपर दे रहे होते LLB का, तो मैं आपको कहती मॉक्स दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज टाइम इज़ नॉट रियली एन इशू. आपने कुछ मॉक्स दे दिए बस, इट इज़ सफिशिएंट. बट अब जितनी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका मॉक है. तो आप कहीं मॉक टेस्ट की सीरीज ज्वाइन करो. आप यहाँ मानसरोवर में भी कर सकते हो, वी प्रोड्यूस सम वेरी गुड मॉक्स. या फिर आप मार्केट से मॉक्स की बुकलेट खरीद लो. एंड यू मस्ट ट्राई एंड गिव 1 मॉक एवरी डे. आई एम नॉट सेइंग पहले दिन की प्रिपरेशन से शुरू करो. सपोज आज से आपने प्रिपेयर करना शुरू करा, आफ्टर 7 डेज नेक्स्ट वीक से आप डेली एक मॉक दो. अब हम सोचते हैं कि मैम अभी तो मुझे कुछ ज़्यादा आता नहीं, मैं मॉक कैसे दूँ, या मॉक करेंगे बट डीमोटिवेट हो जाएंगे क्योंकि स्कोर कम आएगा. ऐसा नहीं है. मॉक करके कभी भी कोई डीमोटिवेट नहीं होता. इनफैक्ट मॉक करके हमें एक रियलिटी चेक पता लगता है. एंड जब आपको थोड़ा कोर्स हो जाएगा तो ओनली इफ़ यू गिव मॉक्स तो आपको पता लगेगा कि इतने से टाइम में इतने सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, मैं कैसे कर पाऊंगा. आराम से बैठ के तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है. आपने टॉपिक पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस, आपने कहा हाँ बड़ा सॉर्टेड है, बड़ा ईजी है, मैंने सब कुछ कर लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. बट जब वो क्वेश्चन आपको एक टाइम बाउंड मैनर में करने होते हैं, दैट इज़ वेयर यू फेस इशूज़. सो मॉक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो आपको पता लगता है कि कितना आपको आता है,
आपको बहुत रियलिटी चेक लगता है कि किन एरियाज पे आपको काम करने की ज़रूरत है, आप जो सिली एरर्स करने वाले एग्जाम में वो सब प्रिवेंट हो जाते हैं क्योंकि हम मॉक्स देने लग जाते हैं। और आपको अपनी स्ट्रैटेजी भी पता लगती है कि मुझे कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा बाद में। जनरल मैं आपको स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए एग्जाम में कि पहले आप करो जीके का सेक्शन, देन यू डू कंप्यूटर्स के तो 1-2 क्वेश्चन होंगे तो आपको कभी भी दिख जाएंगे, ठीक है। पहले जीके करो, देन इंग्लिश करो, देन रीजनिंग करो एंड देन फाइनली मैथ्स करो। मैथ्स चाहे आपकी कितनी भी स्ट्रांग है वो हमेशा लास्ट में करना चाहिए क्योंकि मैथ्स इज़ वेरी टाइम टेकिंग। तो इस वजह से कुछ आपके क्वेश्चन था मिस हो जाए अगर आप पहले मैथ्स कर लोगे तो, ठीक है। तो जीके, इंग्लिश, रीजनिंग एंड देन मैथ्स। एंड रीजनिंग एंड मैथ्स कभी भी आप 1 गो में अटेम्प्ट नहीं करोगे। मैथ्स के सपोज आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन आए हैं सपोज, तो आपने ऐसा नहीं करना कि पहले फर्स्ट क्वेश्चन करूँगा तभी फिर सेकंड पे जाऊँगा, नहीं। आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन है मेंस्ट्रुएशन का, आपको आता है बट आपको लग रहा है कि यू आर थिंकिंग दैट नो इसमें टाइम लगेगा तो उसको छोड़ दो, कम टू द सेकंड क्वेश्चन। आपका है टाइम एंड वर्क से यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, आपने अटेम्प्ट कर लिया। थर्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल, आपने अटेम्प्ट कर लिया। फोर्थ एंड फिफ्थ आपको मुश्किल लग रहे हैं, छोड़ दो। देन टेक द सेकंड साइकिल एंड देन बिगिन अटेम्प्टिंग इन द नेक्स्ट राउंड। जो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें टाइम टेकिंग हुए हैं या फिर ऐसे क्वेश्चन हैं जो उन टॉपिक से हैं जो आप इतने कंफर्टेबल नहीं हो, ठीक है। तो हमेशा पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जो आपको लगता है कि मैं बहुत क्विकली कर सकता हूँ। ऑलराइट, सो मॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मॉक्स के साथ एक चीज़ मेरे को आपको बहुत इंपॉर्टेंटली बतानी है कि जब आप डेली मॉक करोगे तो सपोज अभी तक आपने, आई विल गिव यू अ सिनेरियो कि सपोज अभी आपने 10 टॉपिक्स पढ़े हैं टोटल, आपने मॉक दिया। मॉक में इन 10 टॉपिक से 20 क्वेश्चंस थे, आपके 13 ठीक है, 7 गलत है। आपने देखना है, आपका अकेला काम है कि वो 7 क्वेश्चंस आपके क्यों गलत है। आपने ये नहीं सोचना कि चलो मेरा स्कोर ये बन रहा है, खुश हो जाओ, दुखी हो जाओ, नहीं। आपने हमेशा मॉक में देखना है जब भी आप मॉक दोगे कि जो आपके क्वेश्चंस गलत हो गए आते जाते टॉपिक से, वो क्यों गलत है। एक रजिस्टर मेंटेन करो और उस रजिस्टर में उन सारे क्वेश्चंस को लिखो अलॉन्ग विद सॉल्यूशंस, जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगर आप वो सेम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो तो आप उनको अच्छे से आंसर कर पाओ। ओके, इस तरह से आपका एक इतना अच्छा क्वेश्चन बैंक बन जाएगा बाय द एंड ऑफ 40 डेज कि जो भी क्वेश्चन अब तक आप नहीं कर पाए थे वो सारे एक जगह कंपाइल लिखे हुए एंड आपको रिवाइज करना है, आपको सीधा से उसमें से रिवाइज करना है एंड दैट इज गोइंग टू बी सच अ गुड स्टडी मटेरियल फॉर यू। ऑलराइट, सो मॉक अटेम्प्ट आपने जब करना है तो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे, ऑब्वियसली उन्हीं टॉपिक्स की बात करूँ जो आपने पढ़े हुए हैं, आपको उनको साइड में लिखना है। आप देखोगे ऐसे करोगे तो आपकी कितनी ज़्यादा कितनी जल्दी इम्प्रूवमेंट होएगी, ठीक है। सो मॉक करने के बाद मॉक का एनालिसिस करना है, जो क्वेश्चंस गलत हैं उनको आपको सही करके एक रजिस्टर में मेंटेन करना है। एंड आई वुड लाइक टू जस्ट एंड दिस सेशन बाय सेइंग दैट आप 40 डेज में CUET क्लियर कर सकते हो, पर उसके लिए जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उनको आपको फॉलो करना है। इन 3 एरियाज पे आपको फोकस करना है। इनमें भी जो मैंने सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको बताए हैं पहले आपको डेफिनेटली उनको पढ़ना है। आपको बहुत इंपॉर्टेंटली मॉक देना है, लिमिटेड सोर्सेज से पढ़ना है। ये नहीं यहाँ से भी पढ़ लिया वहाँ से भी पढ़ लिया, ऐसे आपने बिल्कुल नहीं करना। बहुत मन करता है ये भी पढ़ लो, उसने मेरे फ्रेंड भी बता रहे वहाँ से भी पढ़ लो, ऐसे नहीं करना, ठीक है। दैट इज़ वेरी डिजास्टर्स, प्लीज डोंट डू दैट। स्टिक टू योर लिमिटेड सोर्सेज। डेफिनेटली गिव मॉक्स। अगर आप मॉक्स दोगे तब आपका सिलेक्शन पक्का होगा, आप मॉक्स नहीं दोगे तो सिलेक्शन नहीं हो सकता, बिकॉज नाउ CUET रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड क्विक सॉल्विंग ड्यूरिंग द एग्जाम। ओके, एंड आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। एक लास्ट चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू फॉलो इज कि एक तो आप शेड्यूल बना के पढ़ना 40 डेज। प्लीज़ मेक अ शेड्यूल दैट आई विल बी कवरिंग दिस टुडे, दिस टुमारो एंड सो ऑन। वीकली शेड्यूल बना के पढ़ना। एंड जब भी आप पढ़ो पिछले दिन की रिविजन करो सुबह, उसके बाद ही पढ़ना शुरू करो। मंडे को आपने 7 दिन पढ़ा, ट्यूसडे को पहले आप जो आपने मंडे को पढ़ा था उसको रिवाइज करो, उसके बाद ही आप पढ़ो। बिल्कुल मन नहीं करता रिविजन का, बिकॉज लगता है कि वी आर वेस्टिंग टाइम, ये तो मुझे आता ही है, मैंने कल ही पढ़ा है। नहीं, जब आप नेक्स्ट डे रिवाइज करते हो तो आपके माइंड में चीज़ें लॉक हो जाती हैं। ओके,
So that is why revision is the key. So I would like to end this session by just saying that I hope you're going to follow the things I'm telling you. इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, you can write your doubts in the comment section and I'll be happy to address that. And that is it. All right. So best of luck and I hope you do really well. Thank you.